हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम। मैं मनीष आ गया हूं अभी उस शहर के अंदर, हैदराबाद है जिसका नाम, जी हां, निज़ामों की नगरी, जो फेमस है अपने मोतियों के लिए, साथ ही जानी जाती है यहाँ के बड़े बड़े आकार के जो डायमंड्स थे उनके लिए, जिनमें सबसे फेमस था कोहिनूर। तो आज आप देखेंगे मेरे साथ में यह प्राचीन शहर, जो कि प्राचीन होने के साथ साथ बन चुका है हाईटेक सिटी भी। जी हाँ, नए और पुराने शहर दोनों का है इसके अंदर मिश्रण। और ये हैदराबाद सिटी जानी जाती है कुछ खास चीज़ों के लिए, उनमें से एक है हैदराबादी बिरयानी। जी हाँ, हैदराबादी बिरयानी मुझे भी है खानी, लेकिन वेज वाली। तो वंस अगेन मेरे साथ में है मोहित। तो मोहित, फाइनली हैदराबाद में आ गए हो, कैसा लग रहा है अभी? मौसम कैसा है? मौसम गर्म है, वहाँ की सर्दी से निकल के यहाँ पे गर्मी में निकल के आए हैं। अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा पसीने भी हो रहे हैं। थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई है क्लाइमेट चेंज से। मौसम चेंज होते ही तबीयत खराब हो गई है। सबसे पहले आप देखिए मैं जहां आ पहुंचा हूं वो है हैदराबाद की फेमस चार मीनार। जी हां, पूरी दुनिया में जानी जाती है यह अपने आर्किटेक्चर के लिए। चार मीनार जो है बेसिकली एक मस्जिद है। ये जो चार पिलर्स आप देख रहे हैं, इसका जो ऊपरी वाला भाग है, जो फर्स्ट फ्लोर मान लीजिए इसका, उस पे स्थित है मस्जिद। और इसका निर्माण करवाया गया था 1591 के अंदर। जी हाँ, 1591 के अंदर यह कंप्लीट हुई थी। निर्माण कार्य शुरू हुआ था 2 साल पहले 1589 के अंदर। और जिन्होंने करवाया था इसका निर्माण, उनका नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कि कुली कुतुब शाह डायनेस्टी के 5वें शासक थे। उन्होंने यहाँ पे चार मीनार का जो निर्माण कराया है, उससे रिलेटेड जो बात प्रचलित है वो बताता हूँ। उनके काल के अंदर यहाँ फैल गया था प्लेग, और उसको खत्म करने के लिए उन्होंने एक विश की थी, मन्नत मांगी थी, और बनवा दी थी ये चार मीनार वाली मस्जिद यहाँ पर। और इसका डिज़ाइन जो इंस्पायर्ड है, वो इंस्पायर्ड है गोलकुंडा जो फोर्ट है, उसके अंदर जो इब्राहिम मस्जिद है, जो उनके पिता ने बनवाई थी, इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने यहाँ पे इसे बनवाया था। उनके पिताजी वाली जो मस्जिद थी उसमें थी 2 मीनारें, और उन्होंने यहाँ पर उसी डिज़ाइन के अंदर 2 मीनारें और ऐड कर दी, और यहाँ पे बना दी चार मीनार। और इस चार मीनार की नींव के बारे में कहा जाता है कि ये 30 फीट गहरी है, ताकि इसे मजबूती दी जा सके। और इस चार मीनार मस्जिद की जो एक मीनार है, वो 1670 के अंदर बिजली गिरने से गिर गई थी, जिसे बाद में फिर से बनाया गया था। इस चार मीनार का कुछ भाग जो है बाद में रेनोवेट किया गया था 1780 के अंदर सिकंदर जाह द्वारा, और इसमें जो खर्चा आया था वो था तकरीबन 2 लाख रुपए। और इस चार मीनार की जो मीनारें हैं, उसकी जो ऊंचाई है वो है 56 मीटर। जी हाँ, 56 मीटर्स इनकी ऊंचाई है। चारों दिशाओं में समान लंबाई की, समान ऊंचाई की ये जो मीनारें स्थित हैं। इनके बीच में जो मस्जिद बनी हुई है, वो चारों तरफ से एक स्क्वायर शेप के अंदर जो 20-20 मीटर का जो भाग है, उस भाग के अंदर बनी हुई है, इसके टॉप के ऊपर। और इसके ठीक नीचे बना हुआ है एक फाउंटेन, यानी कि फंवारा, जो कि नमाज से पहले वजू करने के लिए जो पानी यूज में लिया जाता है उसके लिए है। चार मीनार के चारों तरफ ऐसे ये जो घड़ियां आप देख रहे हैं, इनको लगवाया था यहाँ के जो निज़ाम थे, छठे निज़ाम मीर महबूब अली खान। उन्होंने 1889 के अंदर हर मीनार के अंदर जो मस्जिद से जुड़ा हुआ भाग है, इसमें डबल बालकोनी बनी हुई है। और इसको बनाने में जो लागत आई थी उस समय, वो थी 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं। तो ये है चार मीनार के पास स्थित मक्का मस्जिद, जिसके निर्माण में प्रयोग किया गया था सऊदी अरब में स्थित मक्का की मिट्टी का। हैदराबाद की एक और ख़ास चीज़ है, वो है ईरानी चाय। जी हाँ, चार मीनार के पास में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निमरा कैफ़े। इस निमरा कैफ़े के अंदर आप मज़ा ले सकते हैं ईरानी चाय का। वैसे जब मैं बहुत सालों तक मुंबई में था, तो वहाँ पर मैंने ईरानी चाय का मज़ा ही लिया था। और इसके अंदर होता क्या है, 3 पोर्शन जो होता है वो दूध का होता है, और जो 1/3 हिस्सा जो होता है वो चाय का होता है। मतलब चाय का पानी अलग उबलता रहता है और दूध अलग उबलता रहता है, और दोनों को मिक्स करके दे दिया जाता है। तो मुंबई में मैं इसे खाता था बन मस्का के साथ में। जी हाँ, यानी कि बटर वाला जो लगा हुआ बन होता है उसके साथ, और बहुत मज़ा आता था। ईरानी चाय के साथ आप ट्राई कर सकते हैं हैदराबाद का फेमस उस्मानिया बिस्कुट।
तो ये था चार मीनार के आसपास का दिन का नज़ारा। रात का नज़ारा कैसा होता है वो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद में। फिलहाल हम चलते हैं हैदराबाद की एक और ख़ास जगह पर, दिखाते हैं आपको कैसी है वो खास जगह और कौन सी है वो जगह। अब हम जाएंगे चौमहला पैलेस की तरफ। यहाँ लाड बाजार से होते हुए जो फेमस मार्केट है चूड़ियों का, चार मीनार के बिल्कुल बाजू में है, लाड बाजार की स्टार्टिंग में। तो ये देख रहे हैं आप फेमस हैदराबादी चूड़ियाँ, और अंदर है और भी कलेक्शन। मेटल के साथ लाट है, पूरा कुंदन वर्क। ओके, कुंदन वर्क है ये पूरा स्टोन आता है सर। अच्छा, ये स्टोन वाला वर्क आ गया इसमें। ओके, पूरे वैरायटी। ये देखिए आप, जैसे ही रोशनी होती है इनके ऊपर ये कैसे जगमगाती हैं। ये 500 का सेट है, 1250 का है पूरा सेट। ये है 1250 यानी कि 1250 का सेट। और इसके अंदर ये है कंगन सेट, ये भी लाख के ऊपर है, 1500 का रहता पूरा फुल सेट। ये फुल सेट है 1500 का। जैसा कि ब्राइडल के लिए चाहिए तो ये वाला जंबो सेट बोलते हैं इसको। ये है दुल्हन का, 2200 का रहता है। ये देखिए यहाँ भी आंटी सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा चूड़ियों का मार्केट है लाड बाजार। तो लीजिए, आ गए हैं हम हैदराबाद के एक और अट्रैक्शन चौमहला पैलेस पर, और आप देख सकते हैं इसकी टाइमिंग जो है 10 से शाम 5 बजे तक है, सुबह 10 से शाम 5 तक। और फ्राइडे को होती है इसकी छुट्टी, यानी ये होता है बंद। और सामने आप देख सकते हैं सबसे पहले ये पार्किंग एरिया है। ये है चौमहला पैलेस की बाहरी दीवार, वहाँ पे है सामने प्रवेश द्वार। करनी होगी इस द्वार से एंट्री। चलिए इस गेट के अंदर, और जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो दिखाई देता है ये व्यू। और यहाँ देख सकते हैं आप, इंडियन सिटीजन्स जो हैं उनके लिए है 100 रुपये की टिकट। बच्चों के लिए जो 10 साल से छोटे हैं उनके लिए पे करने होते हैं 40 रुपये। चौमहला पैलेस है, इसके अंदर शूटिंग की परमिशन अब नहीं देते हैं। वीडियो बनाना अलाउड नहीं है तो क्या हुआ, फोटोज क्लिक करना तो अलाउड है ही। तो चलिए फोटोज से ही करवाता हूँ सैर आपको चौमहला पैलेस की, जो था हैदराबाद के निजामों का घर। टिकट लेकर हम एंटर होते हैं तो सामने कोर्टयार्ड के बीच में है एक फाउंटेन। सबसे पहले हम गए लेफ्ट साइड में बनी गैलरी में, जिसमें एक के बाद एक कई द्वार और कमरे हैं, जिसे कहा जाता है 12 इमाम। यहाँ स्थित कमरों में पहले रुकते थे निजाम से मिलने आए हुए लोग। इसी गलियारे में है एक कैंटीन, जहाँ पे आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं। और थोड़ा आगे जाने पर आती है सुवेनियर शॉप, जहाँ से आप कर सकते हैं खरीदारी। 12 इमाम में आगे जाने पर हम पहुँच जाते हैं चौमहला पैलेस के खिलबत महल में, जो कहलाता है दरबार हॉल भी। यह स्थित है एंट्रेंस वाले फाउंटेन के ठीक पीछे। बाहर से इसे रंगा गया है पीले रंग से, और अंदर से दरबार हॉल कैसा है ये भी तो देखिए, है ना शानदार। इसे खिलबत मुबारक भी कहा जाता है, और इसी खिलबत मुबारक में होती थी निजाम की गद्दी, जो होती थी हमारे ठीक सामने बने इस मार्बल के सिंहासन पर। इसे तख्त ए निशान भी कहा जाता है, यानी निजाम की ताजपोशी और दरबार इसी खिलबत महल में ही लगता था। इसके पीछे वाले कोर्टयार्ड में है 4 महल, जिनकी वजह से यह स्थान कहलाता है चौमहला पैलेस। दरबार हॉल के दोनों तरफ बने कमरों में है निजामों से जुड़ी अनेक चीजें और जानकारी। ये देखिए, खिलबत महल में है देखने के लिए और भी बहुत कुछ खास। तो दरबार हॉल देखने के बाद हम दोनों पहुंचे फोटो एग्जीबिशन में, जहां है हैदराबाद की निजाम फैमिली से जुड़ी बहुत सारी फोटोज। इनको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं निजामों की शान शौकत भरी जिंदगी का। यहाँ पर निजामों से जुड़े दस्तावेज और अवार्ड्स को भी डिस्प्ले किया गया है।
मैंने भी बड़े ध्यान से काफी कुछ देखा इस फोटो एग्जीबिशन में। इसके बाद हम दोनों सीढ़ियां चढ़कर पहुंचे हॉल ऑफ हेरिटेज आर्ट्स में, जहां डिस्प्ले की गई है हैदराबाद के निजामों के जीवन से जुड़ी अनेक विशाल आकार की पेंटिंग्स। इस हॉल से निकलकर फिर हम पहुंचे हॉल ऑफ हेरिटेज क्रॉकरी में, जहां किया गया है उन क्रॉकरीज का प्रदर्शन जो प्रयोग में ली जाती थी निजाम फैमिली के द्वारा। इसके बाद हमने देखा हॉल ऑफ हेरिटेज क्राफ्ट्स, जिसमें डिस्प्ले किया गया है निजाम फैमिली का फर्नीचर। साथ ही डिस्प्ले किए गए हैं उनके पहने कपड़े और बहुत सारी चीजें। इसके बाद हम दोनों पहुंचे निजाम फैमिली की आर्मरी यानी शस्त्रागार में, जहां प्रदर्शित किए गए हैं निजामों के शासनकाल में प्रयुक्त होने वाले भांति भांति के हथियार। इनको देखकर हम आ गए बाहर खिलबत महल के पिछले हिस्से से। खिलबत महल का पिछला भाग भी बहुत सुंदर है, ये देखिए आप। इसके बाद हम पहुंचे दूसरे कोर्टयार्ड में, जहां स्थित है चौमहला पैलेस के 4 महल। यहाँ भी कोर्टयार्ड के बीच में एक फाउंटेन है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ अफजल महल के ठीक सामने, और मेरे पीछे है फाउंटेन और उसके पीछे है तनहियत महल। चौमहला पैलेस के सबसे पुराने महल अफजल महल में निजाम मिलते थे अपने सबसे खास मेहमानों से। आज भी यहाँ रखा हुआ है उस टाइम का लग्जूरियस फर्नीचर। राइट साइड वाली यह बिल्डिंग है आफ्ताब महल, जिसमें डिस्प्ले की गई है निजाम फैमिली की लेडीज की लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीजें। अफजल महल के पीछे वाले भाग में है निजाम की फेमस कार रोल्स रॉयस, और साथ ही विंटेज कार्स का कलेक्शन और बग्गी खाना, और साथ ही इसके पास में डिस्प्ले की गई है कुछ विंटेज मोटरसाइकिल्स। अफजल महल के राइट साइड में है मेहताब महल, जो कि अब आर्काइव्स डिपार्टमेंट है। खिलबत महल के राइट साइड में है चौमहला पैलेस का मेन एंट्रेंस गेट, जिसके ऊपर लगी हुई है 251 साल पुरानी एक घड़ी, जो आज भी चल रही है। तो इस तरह पूरी हुई चौमहला पैलेस की फोटो यात्रा। चौमहला पैलेस से अब हम आ गए हैं हैदराबाद के फेमस पत्थर गट्टी मार्केट में, जो फेमस है अपनी मोतियों की दुकानों के लिए। तो हैदराबाद की एक खासियत है यहाँ के मोती यानी कि पर्ल्स, और सामने आप जो देख रहे हैं ये होते हैं रानी पर्ल्स, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। ये देखिए आप, और ये जो आप पर्ल देख रहे हैं ये है इटालियन पर्ल। आइए आपको दिखाते हैं हैदराबाद के फेमस मोती, और साथ में आप देख सकते हैं प्रीशियस और नॉन प्रीशियस जो होते हैं स्टोन्स। हैदराबाद के नेचुरल पर्ल्स होते हैं, फ्रेश वाटर पर्ल्स, ये पूरे जापान और चाइना से आते हैं। ओके, लेकिन प्रोसेसिंग ब्लीचिंग वगैरह सब यहीं होती है, ट्रेडिंग यहीं से फिर इसके बाद में इनको आगे पहुंचा दिया जाता है। नीटिंग वगैरह पूरे शेप्स आउटिंग करके पूरे वो करते हैं। तो ये किस रेंज के अंदर होते हैं? नॉर्मल रेंज जो होती है कहाँ से स्टार्ट? ग्राम के हिसाब से आते हैं, ये 15-20 रुपए ग्राम से लेके 150-200 रुपए ग्राम तक होते हैं। एक सेट आपको 1000 रुपए से लेके 3-4 हजार तक मिल जाएगा। जो असली मोती हो गए अपने। हाँ, ये फ्रेश वाटर रियल पर्ल। गोल वाले होते हैं वो शायद सिंथेटिक होते हैं, और ये ओरिजिनल। गोल भी ओरिजिनल होता है, परफेक्ट राउंड नहीं आता है, मैक्सिमम राउंड आता है, वो थोड़ा कॉस्टली होता है, और एक ओवल शेप होता है। हाँ जी, तो मेनली ओवल शेप नहीं, दोनों चलते हैं, अपनी अपनी पसंद होती है। ये देख सकते हैं आप, जब प्रीशियस स्टोन्स के साथ में लग जाते हैं तो इनकी जो कहते हैं शान और बढ़ जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरल यानी मूंगे के साथ में, और ये जो आप देख रहे हैं खास नेकलेस, इसके अंदर मोतियों के साथ में है प्रीशियस स्टोन्स, ब्लू सफायर, येलो सफायर, रूबी और एमरल्ड। और यहाँ देख सकते हैं आप ये बड़े बड़े साइज के एमरल्ड नगेट्स, पन्ना है ये। और इस तरफ आप देखिए कितने बड़े बड़े मोती हैं ये।
और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है ब्लैक पर्ल, जिसे डाई किया गया है, नेचुरल है ये। और ब्लैक पर्ल नाम होता था पेले का। जी हाँ, मशहूर फुटबॉल प्लेयर जो है पेले, उनको प्यार से कहा जाता था ब्लैक पर्ल। और यहाँ आप देख सकते हैं माणक, बर्मा का जो माणक है रूबी, वो बहुत फेमस है। ये देखिए आप, अगर आपको चाहिए असली मोती, सिंथेटिक मोती नहीं चाहते हैं, तो आपको आना पड़ेगा हैदराबाद में ही। ये देखिए आप, सच्चे मोती हैं ये। और जब चूड़ियों में, कंगन में ये लग जाते हैं तो उनका लुक होता है ऐसा। ये देखिए, हैदराबाद की चार मीनार के पास में जो पत्थरगट्टी एरिया है, उसी के अंदर है ये शॉप। और ये जो पत्थरगट्टी मार्केट है, यह ओल्डेस्ट पर्ल मार्केट है, सबसे पुराना मोतियों का बाजार। और यहीं से होता है इसका व्यापार। आते हैं ये जापान से, चाइना से, और यहां होती है प्रोसेसिंग, हो जाते हैं ये बिकने को तैयार। ये सब मोतियों की दुकानें हैं यहाँ। ये देखिए, ऐसे बनती है मोतियों की माला, बड़े बड़े साइज के मोती हैं ये। चार मीनार के पास ही है मदीना सर्किल, जिससे थोड़ी ही दूरी पर स्थित है नीले रंग का शादाब होटल, जो फेमस है हैदराबादी बिरयानी के लिए। अगर आपको पसंद है बिरयानी तो यहाँ ट्राई करना ना भूलें। तो अब देखिए पुराने हैदराबाद का एक और फेमस बाजार, जिसका नाम है बेगम बाजार। और यहाँ आपको मिलेंगे हर तरह के बर्तन, बिरयानी बनाने वाले बड़े बड़े बर्तन भी। निजाम ने यह जगह खरीदकर अपनी बेगम के नाम पर बाजार बनवाया था और यहाँ पर बसाया था भारत के हर स्टेट के लोगों को व्यापार करने के लिए। यही वजह है कि आज भी यहाँ भारत के हर प्रदेश के लोग मिलेंगे। बेगम बाजार के बीच में स्थित है बाल गंगाधर तिलक की यह गोल्डन स्टैच्यू। प्रतिमा के लेफ्ट में जो बाजार आप देख रहे हैं, यह किराना मार्केट है, और राइट हैंड साइड में इस गली में है प्लास्टिक आइटम्स का बाजार। और इस तरफ देखिए जरा, आगे है बर्तनों की भरमार, देख सकते हैं आप। हो गए हैं हम दोनों बस में सवार और जा रहे हैं बिरला मंदिर की ओर, जो कि हैदराबाद के स्पेशल अट्रैक्शंस में से एक है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद में मैं और मोहित अब आ गए हैं एक और स्थान पर। जी हाँ, हैदराबाद का एक और मशहूर अट्रैक्शन, एक और मशहूर स्थान, जो कहलाता है बिरला मंदिर। सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो है रिजर्व बैंक इंडिया की बिल्डिंग, और इसके ठीक पास में से ही ये रास्ता जाता है जो हमें लेके जाएगा बिरला मंदिर की तरफ। तो चलिए इस रास्ते पर जो हमें लेके जाएगा बिरला मंदिर की तरफ। और यहाँ पे मोहित को दिख गए हैं गोलगप्पे। मन तो हो रहा होगा मोहित का बहुत, लेकिन अभी गला खराब है। क्यों मोहित? अभी सब चीज़ों से दूरी, पहले गला ठीक करना है जरूरी। और ये बिरला मंदिर स्थित है थोड़े ऊंचाई वाले स्थान पर, इसलिए थोड़ी सी चढ़ाई हमें करनी पड़ रही है। बहुत सारे तिरंगे, क्योंकि अभी 26 जनवरी थोड़े दिन पहले गई ही है अभी। तो लीजिए, अब हम कर रहे हैं प्रवेश हैदराबाद के बिरला मंदिर के अंदर, जो कहलाता है श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल। मशहूर बिरला परिवार ने इसका निर्माण करवाया था, इस वजह से यह बिरला मंदिर भी कहलाता है। और यह स्थित है 280 फीट ऊंचे नौबत पहाड़ के ऊपर। आदर्श नगर एरिया जो है उसके अंदर है बिरला मंदिर। और लकड़ी का पुल जो है और असेंबली मेट्रो स्टेशन वो भी इसके बिल्कुल पास है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंने आपको दिखाई दी थी, वो भी मेन रोड पे इसके बिल्कुल पास है। ये देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है प्रतिमा, और सामने मंदिर का ये भाग हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, दिख रहा है। ये देखिए भगवान कृष्ण की प्रतिमा, काले पत्थर से निर्मित और हाथ में सुदर्शन चक्र को धारण किए हुए। तो वहाँ पे शूज रखे जाते हैं, मोबाइल वहाँ जमा करा के फिर हम इन सीढ़ियों से आगे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है माता जी का मंदिर, और उसके बाद में वहाँ जो देख रहे हैं वो है गणेश जी का मंदिर, और उस तरफ है आगे फिर भगवान शिव का परिवार, पूरा परिवार।
और उस वाले मंदिर के अंदर हैं हनुमान जी के 2 मंदिर। एक प्रतिमा जो है लेफ्ट हैंड साइड में सिंदूर से सुशोभित है और राइट हैंड साइड में जो है वो मार्बल की प्रतिमा है, ये देखिए। इसके बाद में उन सीढ़ियों से जाते हैं ऊपर मुख्य मंदिर की तरफ और मुख्य मंदिर को हम यहाँ से देख सकते हैं। उस तरफ से ऊपर जाना होता है। वो जो आप देख रहे हैं स्तंभ लगभग 55 फीट ऊंचा और धातु का बना हुआ जिसपे गोल्ड पॉलिश है। तो यह जो बिरला मंदिर है इसके निर्माण के लिए 2000 टन जो प्योर वाइट मार्बल है उसका प्रयोग किया गया था। 280 फीट ऊंची पहाड़ी पर यह स्थित है और इसके निर्माण के अंदर जो समय लगा था वो है 10 वर्ष। जी हाँ, 1966 के अंदर निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1976 के अंदर इसका लोकार्पण किया था स्वामी रंगनाथानंदा जी ने, जो कि रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं। और ख़ास बात इस मंदिर की ये है कि इस मंदिर के अंदर जो ट्रेडिशनल घंटियाँ होती हैं वो नहीं है और उसका कारण यही है कि जो स्वामी रंगनाथानंदा जी जो थे वो यह चाहते थे कि यहाँ पे वातावरण कुछ ऐसा हो जिससे लोगों का जो मेडिटेशन की तरफ ध्यान जाए, उनको थोड़ा सा शांति महसूस हो, इसलिए यहाँ पे घंटियों का प्रयोग नहीं किया गया था। बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था, जो बिरला परिवार है उनके द्वारा। और ऐसा ही वाइट मार्बल के अंदर बना हुआ आप बिरला मंदिर देखना चाहते हैं तो आपको आना होगा मेरे होम टाउन जयपुर के अंदर। वहाँ भी आप देख सकते हैं वाइट मार्बल का बना हुआ बिरला मंदिर। और अगर आपको लाल और पीले रंग से बना हुआ बिरला मंदिर देखना है तो उसके लिए आपको जाना होगा मेरे दूसरे फेवरेट शहर भोपाल में। उसका भी मैंने एक व्लॉग बनाया है और उसका जो म्यूजियम है वो बहुत ही खास है, तो आपको देखने चाहिए वो व्लॉग्स। मंदिर की जो निर्माण शैली है वह 3 शैलियों का मिश्रण है, राजस्थानी, द्रविड़ और उत्कल। ये जो 3 शैलियां हैं भवन निर्माण की, उनका समावेश करके बनाया गया है ये खूबसूरत सुंदर सा बिरला मंदिर। मंदिर में प्रवेश से पहले आपको बताना चाहूँगा एक खास बात कि यहाँ मंदिर के अंदर फोन्स या कैमराज अलाउड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप लेके नहीं जा सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो अंदर वाला भाग जो है वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, जो देखूंगा दर्शन करने के बाद में बाहर आके बताऊंगा। तो अब जाते हैं हम सीधा जूता चप्पल स्टैंड की तरफ और फिर अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए। और कृष्ण जी की प्रतिमा के ठीक सामने ही है जूते चप्पल रखने का ये स्थान, तो हम भी यहाँ पर रखते हैं जूते। लीजिए, दर्शन करके दोनों भाई आ चुके हैं हम यहाँ नीचे और अब मैं आपको बताता हूँ अंदर मैंने क्या देखा। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि सीढ़ियाँ चढ़ के हम जैसे जा रहे थे तो कुछ मंदिर हमें मिले थे, उसके बाद में लगभग 70 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचते हैं मुख्य मंदिर प्रांगण जो है वहाँ तक, और उसके बाद में चढ़नी होती है थोड़ी सी और सीढ़ियाँ और पहुँच जाते हैं हम मुख्य मंदिर तक। तो जैसे ही हम आगे जाते हैं दर्शन करने के लिए, पहले हमें दिखाई देता है एक मंदिर का पिछला भाग, छोटा सा मंदिर, उसमें विराजमान है गरुड़ देव, जो देख रहे हैं सीधे वेंकटेश्वर स्वामी को। जी हाँ, अंदर जो मुख्य मंदिर है उसमें उनकी 11 फीट ऊंची प्रतिमा विद्यमान है, काले पत्थर से बनी हुई है। गरुड़ देव की जो प्रतिमा दर्शन कर रही है भगवान के, उनके राइट हैंड साइड में ही घनश्याम दास जी बिरला की एक बहुत ही प्यारी प्रतिमा लगी हुई है जो दर्शन कर रही है प्रभु के। और जो मंदिर की जो दीवारें हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार पे भगवान विष्णु जो है शेषनाग की शैया पे विराजमान है माता लक्ष्मी के साथ में, और राइट हैंड साइड की जो दीवार है उसमें जो दृश्य अंकित है वो है समुद्र मंथन का। और फिर जैसे ही हम आगे जाते हैं तो द्वार के दोनों तरफ होते हैं 2 द्वारपाल, जी हाँ, जय और विजय, और मध्य के अंदर गर्भगृह में विराजित है भगवान वेंकटेश्वर। उनके दर्शन करके हम जैसे ही आते हैं बाहर तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले आता है मंदिर माता पद्मावती का, और जब हम परिक्रमा करके दूसरी तरफ जाते हैं यानी कि पहुंच जाते हैं राइट हैंड साइड वाले भाग के अंदर, तो मंदिर आता है आंडल माता का। और जो मुख्य मंदिर है भगवान वेंकटेश्वर का, उनके मुख्य विग्रह के पास में ही नीचे रखे हुए हैं जो दशावतार हैं उनके छोटे छोटे विग्रह, और राइट हैंड साइड में रखी हुई है उत्सव मूर्ति, जो कि दशहरे के टाइम पे जो नवरात्र आती है उस टाइम पे वो यात्रा के लिए बाहर ले जाई जाती है, चलित मूर्ति है वो। मुख्य मंदिर की बाहरी जो दीवारें हैं उनके ऊपर लिखी हुई है रामचरितमानस की चौपाइयाँ। खास तौर पे जो सुंदरकांड वाली चौपाइयाँ हैं वो मैं पहचान गया था क्योंकि सुंदरकांड का पाठ मैं करता रहता हूँ। और उस ऊंचाई वाले स्थान पे हम जैसे ही जाते हैं राइट हैंड साइड में तो हमें बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है हुसैन सागर का, जिसमें लगी हुई है महात्मा बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा। तो इस तरीके से मैंने वर्णन किया है इस बिरला मंदिर का जो मेरी आंखों ने देखा था। अब आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको आना होगा हैदराबाद के इस बिरला मंदिर के अंदर, जो वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भी कहलाता है। बिरला मंदिर के साथ ही मैंने विजिट किया था यहाँ का फेमस गोलकुंडा फोर्ट, जो कि हैदराबाद से 12-13 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। इसका पूरा टूर मैं आपको कराऊंगा एक अलग व्लॉग में, यहाँ आप देखेंगे सिर्फ उसकी एक झलक। साथ ही मैंने विजिट किया था यहाँ का फेमस सालार जंग म्यूजियम,
जो कि इतना बड़ा है कि उसे आप देखेंगे अब एक सेपरेट व्लॉग में। हैदराबाद आए और रामोजी फिल्म सिटी ना देखें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दुनिया के इस सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स को आप देखेंगे, लेकिन 3 सेपरेट व्लॉग्स में, और साथ ही एक अलग व्लॉग में देखेंगे निजाम का पर्सनल म्यूजियम, जहां पे रखा हुआ है एक 100 करोड़ का स्पेशल टिफिन। तो चलिए अब चलते हैं वापस पुराने हैदराबाद में स्थित चार मीनार की तरफ, उसका नाइट व्यू देखने। तो सिटी बस द्वारा हम फिर से पहुंच गए हैं पुराने हैदराबाद में। ये है अफजलगंज बस स्टॉप, और अगर आप रुकना चाहते हैं तो ये एरिया आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहीं से जो सारी लोकेशंस है पुराने हैदराबाद के आसपास ही है। जैसे मुंबई के रिक्शा मुंबई की लाइफलाइन है, वैसे ही ये येलो ऑटो, जिन्हें येलो फरारी बोलते हैं इधर, वो यहाँ की लाइफलाइन है। पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो है यहाँ का फेमस उस्मानिया हॉस्पिटल। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े एरिया के अंदर है ये, और नीचे बह रही है मूसी नदी। इससे आगे जाते हैं तो पहुंच जाएंगे चार मीनार, लेफ्ट हैंड साइड में सालारजंग म्यूजियम। तो देख सकते हैं आप कैसी रौनक है यहाँ हैदराबाद के पुराने हिस्से में, जहां है चार मीनार। तो देख रहे हैं आप इस मार्केट का नाइट व्यू। अच्छी खासी भीड़ है यहाँ रात में भी, और सामने आप कर सकते हैं चार मीनार का दूरदर्शन। ये देखिए चार मीनार का नाइट व्यू, ये देखिए यहाँ पे है ये श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर चार मीनार का। ये देखिए माँ भाग्य लक्ष्मी की प्रतिमा। काफ़ी सस्ता मार्केट है ये, मैंने जो भी देखे हैं आइटम्स उनकी प्राइस काफ़ी कम है। हैदराबाद शहर की भी खास बात यह है कि मुंबई और भोपाल की तरह यह शहर भी देर रात तक जागता रहता है। जी हाँ, आपको सड़कों पे चहल पहल दिखाई देती है। इसी के साथ हमारा हैदराबाद का ये जो ब्लॉग है ये होता है यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि ये सब्सक्राइब बटन है, इसे दबा दें और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।